हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हमने इसरो का इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। और कल की जो क्लास थी जिसके अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रीशियन का टेक्नीशियन बी का हल करवाया था इसरो का एग्ज़ाम पेपर, और ये मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को करने का। तो ये मैंने आपको बताया था किस तरीके से इस क्वेश्चन पेपर को हल करना है। तो यहाँ अगर आप लोग देखेंगे कि जो इसकी जो रजिस्टेंस आपको दिया गया है कि ए और बी जो टर्मिनल है, यहाँ आपको बताना है टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा यदि प्रत्येक जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम का है। यानी कि जो आर आपको दिखाया गया है सारे 100 ओम के। तो इनको करने के लिए आप लोग देखेंगे, सबसे बैक साइड से देखेंगे तो ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं, समांतर में। तो इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 50 आएगा। ये 100 ओम का है, ये भी 100 ओम का है। तो ये तीनों आपस में देखेंगे तो ये सीरीज में होंगे। इस पॉइंट से देखेंगे आप लोग तो ये तीनों सीरीज में होंगे, तो टोटल कितना आएगा, 250 आएगा। और ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो यहाँ जो रेजिस्टेंस होंगे ये आपस में कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे, समांतर में होंगे। तो ये एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर समांतर में दो रेजिस्टेंस है तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे दोनों का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इन तीनों का जो 250 आया है, 250 है, ये यहाँ जो 100 होगा ये दोनों आपस में समांतर में होंगे। तो ऊपर गुणा करेंगे, नीचे दोनों का क्या करेंगे, ऐड। ये 5 पर जाएगा और ये 7 पर। तो 500 बटा में कितना आएगा, 7 आएगा। और इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 7 7 49, फिर एक बचेगा और 7 एकम 7 यानी कि, और 7 चौका 28। तो ये 71 पॉइंट कितना आएगा, 4 आएगा। तो अब आप लोग यहाँ से देखें जो इतना जो मैंने सर्किट आपको हल करवाया है इसका जो आएगा 71.4 आएगा। और ये जो 100 ओम का रेजिस्टेंस बचा है तो लास्ट के अंदर आपका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये 100 ओम आएगा और ये 71.4 आएगा। तो इन दोनों को जब आप लोग ऐड करेंगे तो आपका 171.4 ओम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने जो क्वेश्चन पेपर हल करेंगे वो इसरो का टेक्नीशियन बी के अंदर जिसको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है वो क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। तो ये अपने पास है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का। और आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो ऐसे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, इसरो हो चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो इसरो के भी काफ़ी क्वेश्चन पेपर हैं अपने पास। तो आज इसके अंदर जो टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 60 रहेगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमने। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो किस पर लागू होता है। तो ये आपको किसी भी मशीन की क्या करता है, घूर्णन दिशा को बताता है। और घूर्णन दिशा बताएगा तो इसका मतलब डीसी मोटर पर लागू होगा। अगर ये राइट हैंड होता तो ये डीसी मोटर होगा, डीसी जनरेटर होगा, सॉरी। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 सेल है, प्रत्येक का ईएमएफ दिया है, आंतरिक प्रतिरोध दिया गया और आपको एक कंडीशन दे रखी है सीरीज में। तो आप लोग इसका देखेंगे कि सीरीज के अंदर वोल्टेज होगी वो टोटल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और आप लोग ये चीज़ भी देखेंगे वो टोटल वोल्टेज जो आपकी आएगी वो कितनी आएगी यहाँ से। तो 2 वोल्ट का एक सेल है तो 5 × 2 करेंगे तो 10 वोल्ट इसका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगी। इसका मतलब बी और डी में से आपका एक आंसर है। और 0.5 है जो इनका आंतरिक प्रतिरोध है। और 5 सेल अगर सीरीज में जुड़े होंगे तो इन सभी का ऐड कर देंगे आप लोग, यानी कि 0.5 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.5 ओम इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। अगला आपको पूछा गया डीसी सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा। तो डीसी सर्किट का अगर आप लोग फेजर डायग्राम बनाते हो तो इस तरीके से बनेगा। कालांतर होगा वो 0 डिग्री और पावर फैक्टर होगा वो 0 का जो मान होगा वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। अगला ऐसी सर्किट के अंदर धारा की डायरेक्शन पूछी गई है। तो ऐसे ही सर्किट के अंदर अगर आप लोग देखेंगे इस तरीके से तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल जो होगा वो पूरा 360 डिग्री होगा। और एंगल को आप लोग दिशा से डिनोट कर सकते हो, दिशा प्रदर्शित दिशा से बोल सकते हो। इसका मतलब इसका एनी टाइम इसका जो मान होगा वो क्या रहेगा, डायरेक्शन जो होगी वो क्या रहेगी, चेंज रहेगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि 200 वोल्ट की जो लाइन में 3 60 बल्ब समांतर में यदि एक बल्ब जल गया तो आप लोग इसको घरों के अंदर एग्जांपल ले सकते हो। मान लो कि आपके घर के अंदर 60 वाट के 3 लैंप जुड़े हैं, 3 हो व 4 हो। तो एक अगर जल गया तो बाकी पर क्या पड़ेगा। तो मुख्य लाइन में धारा ज़्यादा होगी, अन्य 2 बल्ब प्रकाशित नहीं होंगे, सभी 3 बल्ब प्रकाशित होंगे, अन्य 2 बल्ब प्रकाशित रहेंगे। तो देखो यहाँ अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये होता है कि मुख्य लाइन में धारा कम होगी तो आंसर ये सही हो जाता। कैसे सही हो जाता कि मान लेते हैं एक 60 वाट का लैंप है, दूसरा भी 60 का और तीसरे भी 60 का। मान लेते हैं इसको कैलकुलेशन करेंगे तो धारा निकाल सकते हो आप लोग। मान लेता हूँ मैं कि 1 एम्पीयर की ये करंट ले रहा है, एक ये ले रहा है और एक
ये ले रहे हैं। तो इस समय जो टोटल जो करंट आएगी वो 3 एम्पियर लेंगे, लेकिन जैसे ये एक चला जाएगा, जैसे ये क्या होगा, एक फ्यूज होगा, तो इनकी जो करंट होगी वो कितनी हो जाएगी, 2। तो ये चीज़ भी आप लोग दिमाग में रखें। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि चालक के अंदर 120 कूलम आवेश है, वो 60 सेकंड तक प्रवाहित होता है, तो धारा का मान क्या होगा। तो ये जो मान है ये क्यू का है और ये जो मान है टी का, और आपसे क्या पूछा गया, आई का। तो आई बराबर होगा वो क्यू बटा में टी होगा। न्यूमेरिकल को हल करने का सबसे बढ़िया मेथड यही रहता है कि आप लोग जो वैल्यू दे रखी है उसको आप लोग लिखें, उनके सिंबलों के साथ लिखें, और जो पूछा गया उनके फार्मूले दिमाग में लाएं, तो आप लोग आसानी से ये पता कर सकते हो कि कौन सा फार्मूला इसके अंदर अप्लाई होगा। तो इसका जो आप लोग हल करेंगे तो 120 को अगर आप लोग 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 एम्पीयर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, बैटरी की जो क्षमता है वो 250 मिली एम्पीयर घंटा है और आपको 1.4 एम्पीयर की धारा चाहिए, तो कितने मिनट तक देगा। तो आप लोग यहाँ से देखें कि बैटरी की एच क्षमता वो कितनी है, 2800 मिली है, तो इसको क्या करेंगे, एम्पीयर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है ये एम्पीयर में दिया गया है, तो इसको आप लोग मिली में नहीं रख सकते। अब आपको एक काम और करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ जो दिया गया मिनट दिया गया और घंटे के अंदर मिनट कितने होंगे, 60। इसका मतलब ये जो एम्पियर मिली एम्पियर था उसको आपने एम्पियर में चेंज कर लिया, अब घंटे को किस में चेंज करना पड़ेगा, मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ इसकी एम्पियर क्षमता आप लोग एम्पियर और मिनट में निकाल देंगे बैटरी की। तो 1 2 1 2 3 ये तीनों जो जा चुके हैं यहाँ पे 28 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 172 आएगा आपका यहाँ से। 28 को अगर आप लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 एक हो जाएगा आपका और 8 6 48, तो यहाँ 168 आपका क्या आएगा यहाँ पे एम्पियर और मिनट आएगा। तो अब आप लोग काम क्या करेंगे, एच क्षमता जो एम्पियर मिनट जो क्षमता आ गई आपकी वो कितनी आ गई, 168 आ गई, और एम्पियर आपको दिया गया 1.4, मिनट आपको निकालना है। तो 168 को क्या करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे तो 168 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये 1680 बन जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 14 एकम 14 हो जाएगा यहाँ पे, और 14 दूनी 28, ठीक है। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करें, देखो कितना आएगा यहाँ से। तो यानी कि 120 मिनट इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो 120 मिनट आएगा इसका करेक्ट आंसर। तो सवाल के अंदर आपको 2 चीज़ें याद रखना है कि जो वैल्यू दे रखी है उनको उन दोनों को सेम करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपको वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला पूछा गया। तो इसका फार्मूला मैं बता देता हूँ, वी नो लोड माइनस फुल लोड बटा में हमेशा क्या आएगा, फुल लोड इंटू क्या कर देंगे 100। तो आपका पहला ऑप्शन जो होगा वो यहाँ से देखें, पहला आंसर ही आपका क्या मिलेगा, करेक्ट मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम शक्ति स्थानांतरित कब होगी जब। ऐसा क्वेश्चन आप लोग डीएमआरसी की जो 20 तारीख थी, पता नहीं 19 तारीख की, उसके अंदर एक सेल बैटरी के ऊपर क्वेश्चन दिया गया था। ऐसे आपको दिया गया था कि बहुत सारे आपको एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध दे दिया और उसका वोल्टेज दे दिया, आपको ये पूछा गया कि अधिकतम पावर ट्रांसफ़र करनी है तो उनके कनेक्शन, और इस तरीके से आपसे पूछा गया था। तो ये आपको मैंने शर्त भी बताई थी उस क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो अधिकतम पावर जो ट्रांसफ़र होगी जब लोड का प्रतिरोध स्रोत के प्रतिरोध के बराबर होगा। मान लेते हैं अपने पास क्या ये सेल है और ये अपने पास कोई युक्ति है, तो आपको पता है कि ये सेल का रेजिस्टेंस और इस लोड का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। सेल बैटरी की वीडियो देख सकते हो, उसमें अंदर मैंने पूरा इसका डिटेल बताया। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे कि स्रोत का जो प्रतिरोध होगा, अगर बैटरी है सेल है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, 0 होगा। लेकिन आदर्श नहीं होगा, इसका मतलब उसका आंतरिक प्रतिरोध हमेशा क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब लोड का प्रतिरोध अगर इस स्रोत के प्रतिरोध के बराबर है तो आपका याद रखेंगे कि यहाँ इस लोड का प्रतिरोध सबसे कम होगा उस समय, और इन दोनों का जो ऐड करेंगे तो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट के अंदर। तो इसका मतलब अधिकतम धारा तभी प्रवाहित होगी और तभी अधिकतम पावर ट्रांसफर होगी तो जब लोड का प्रतिरोध किसके बराबर होगा, स्रोत के प्रतिरोध के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, जिसके अंदर आपको पूछा गया ट्रांसफार्मर स्टेप अप है स्टेप डाउन है। तो विद्युत शक्ति में परिवर्तन के बिना एक परिपथ से दूसरे परिपथ में पावर को ट्रांसफर करते हैं।
तो आपसे ये पूछा गया कि ट्रांसफार्मर जो होगा वो किस में चेंज किए बिना क्या करेगा, पावर को ट्रांसफ़र करेगा। तो आप लोगों को पता है और कल की क्लास में भी उन्होंने शायद इसको हल किया था कि ट्रांसफार्मर की इनपुट पावर जो होगी और आउटपुट पावर होगी वो सेम रहेगी। दूसरी बात क्या सेम रहेगी, फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या रहेगा, फ्रिक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है कि एक साइन वेव है, उसका शिखर मान जो है वो आपको दिया गया है 200 वोल्ट है और एवरेज मान आपसे निकाला गया है। तो साइन वेव का जो एवरेज मान जो होगा वो कितना होगा, 0.637 इंटू क्या रहेगा अपना Vm। तो आप लोग काम क्या करेंगे, 0.637 को क्या करेंगे 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, यानी कि ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक ऐसी सर्किट है जिसमें पावर फैक्टर दे दिया आपको और केवीए रेटिंग दे दी उसकी, केवीए पावर दे दी उसकी 40 केवीए। तो आपसे ये पूछा गया है कि किलोवाट के अंदर पावर क्या होगी। तो किलोवाट का जो पावर होगा उसका फॉर्मूला P बराबर VI cos फाई रहेगा। और ये अगर 40 केवीए है, क्योंकि V इंटू आई होगा तो ये 40 हो गया, इंटू क्या करेंगे 0.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 चौक 32, तो 32 किलोवाट आएगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, सी रहेगा। अगला ये क्वेश्चन है, ये आपका कंप्यूटर का है, तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि विंडोज़ होती है, ये एक प्रकार का क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे विंडोज़ होती है क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन भी आपको जो दिया गया है ये भी कंप्यूटर का है कि आपको पूछा गया है कि इनमें से किसके अंदर विच टोपोलॉजी इज यूज फॉर द सेंट्रल नेटवर्क कंट्रोलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्टार होगा। तो ये टोपोलॉजी आप लोग अगर देखेंगे तो जिसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उनको एक मोडेम से या इस तरीके से जोड़ा जाता है। तो स्टार के अंदर क्या होगा, ये बीच में एक सेंटर होगा, इस तरीके से अलग अलग आप लोग देखेंगे कि इनको आप लोग नेटवर्कों से क्या करोगे, जोड़ने का काम करोगे। तो यहाँ जो सेंट्रल जो नेटवर्क कंट्रोलर जो होगा वो स्टार टोपोलॉजी के अंदर होगा। रिंग के अंदर इस तरीके से पूरे ये रिंग के अंदर जुड़े रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक 10 वोल्ट का जो अगर विभव है एक सिलिकॉन डायोड के साथ जुड़ा गया है, तो आपको ये बताना है कि 1 किलो ओम का प्रतिरोध जो है डायोड के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया, तो डायोड से प्रवाहित धारा क्या होगी। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये सिलिकॉन का क्या होगा, डायोड होगा, और ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया। आप लोग काम क्या करोगे, 10 वोल्ट आपने सप्लाई जोड़ दी। अब आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि इस 10 वोल्ट के अंदर जो ये जो रेजिस्टेंस होगा ये 0.7 वोल्ट क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, क्योंकि ये सिलिकॉन का है। इसका मतलब इस पर जो वोल्टेज रहेगी वो कितनी रहेगी, वो 9.3 रहेगी। इसका जो प्रतिरोध है वो 1 किलो में। अब आप लोग ये देखेंगे दोनों सीरीज में है। अगर आपको डायोड के ऊपर डायोड का रेजिस्टेंस दिया होता तो आप लोग डायोड से भी क्या कर सकते थे, यहाँ से करंट का मान निकाल सकते थे। लेकिन आप लोग यहाँ काम क्या करेंगे, इसका आपको रेजिस्टेंस नहीं पता, लेकिन इस रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज पता है और इसका वो रेजिस्टेंस पता है। तो R बराबर अगर आप लोग देखेंगे तो V बटा में क्या होगा, I होगा, और वोल्टेज का मान आपको दे रखा है 9.3 और रेजिस्टेंस 1 किलो में, तो 10 की पावर 3 लिखोगे। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस की पावर बनेगा, मतलब माइनस की पावर -3 होगा, तो ये मिली में लिखेंगे, और 9.3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 9.3 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन ट्रांजिस्टर का है, आपको दे रखा है बीटा का मान 200 है और कलेक्टर करंट जो है वो आपको दे रखी है 15 मिली एम्पियर। इसका मतलब आप लोग यहाँ से याद रखें बीटा जो होगा वो कब लिया जाता है, कॉमन बेस के अंदर ये अल्फा लिया जाता है, कॉमन इमीटर के अंदर बीटा और कॉमन कलेक्टर के अंदर क्या लिया जाता है, गामा। तो ये इमीटर कॉमन होगा, ये बेस होगा और ये कलेक्टर होगा। तो इसका मतलब जो करंट गेन जो होगा बीटा जो होगा वो आउटपुट बटा इनपुट करंट होगी। आउटपुट करंट क्या होगी, IC, और इनपुट करंट कौन सी होगी, IB होगी। तो आपको बीटा का मान दे दिया और आपको कलेक्टर करंट का मान पूछा, बेस धारा का मान पूछा सॉरी। तो कलेक्टर करंट का मान दे रखा है 15 मिली एम्पियर। तो आप लोग काम क्या करेंगे, इस IC की जगह रखेंगे 15 मिली एम्पियर, और दूसरी बात क्या करेंगे, इस बीटा को इधर लेकर IB को इधर लेकर के जाएंगे और बीटा भाग में आएगा। तो बीटा भाग में आएगा तो इसको क्या करेंगे, 200 से डिवाइड करेंगे, और मिली को चेंज नहीं करना। अब 15 जो है उसको अगर आप 200 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये ऑप्शन जो होगा, सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा।
अभी आप लोगों ने एफईटी मॉसफेट ये सारा पढ़ लिया है। इसमें 3 टॉपिक आपके बचे हैं, जिसके अंदर आपका जीटीओ हो गया और यूजेटी हो गया और एक आपने आईजीबीटी नहीं पढ़ा। तो उन वीडियो का रिस्पांस अच्छा आने के बाद ही मैं उनकी वीडियो बनाऊंगा। तो अब आप लोग देखें इसके अंदर एफईटी जो होगा, एफईटी के अंदर मैंने बताया था ये 2 प्रकार के होंगे, एक एन चैनल होगा और पी चैनल होगा। तो ये यूनिपोलर डिवाइस होगी, तो पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि गेट को हमेशा रिवर्स वाइस में जोड़ा जाता है, तो इनपुट प्रतिबाधा हमेशा क्या होगी, हाई होगी। तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमेशा आप लोग काम क्या करेंगे, गेट के क्षेत्र को चेंज करेंगे, गेट की वोल्टेज को चेंज करके आउटपुट कंट्रोल करेंगे, तो वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होगी। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फिर आपको मैंने बताया था कि धारा का जो प्रवाह होगा वो आवेश वाहक जो होंगे या तो इलेक्ट्रॉन होंगे या क्या होल होंगे, और वही क्या होंगे, बहुसंख्या में होंगे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, डी रहेगा। अगला आपको एम्पलीफायर से पूछा गया कि क्लास बी, तो आपको बता देता हूँ कि क्लास ए की जो दक्षता जो होती है ये आप लोग 50% मैक्सिमम होती है, और बी की अगर दक्षता पूछे तो ये नॉर्मली अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 78.5 होगी। सी की 78.5 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ए बी की अगर आप लोग देखेंगे तो 50 से 78.5 के क्या होगी, बीच में होगी। तो आप लोग यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर मेरे को 2 चीज़ें और बताएंगे आप लोग कि ऑपरेशन एम्पलीफायर जो होगा उसका इनपुट प्रतिरोध और आउटपुट प्रतिरोध क्या होगा, और ऑपरेशन एम्पलीफायर कौन सी डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल है, वोल्टेज सोर्स है, कंट्रोल है या करंट सोर्स है। तो ये 4 से 5 बातें आप लोग मुझे ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में बताएंगे। तो आप लोग नोट कर लें क्या क्या चीज़ आपको बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। दूसरा, इसका इनपुट प्रतिरोध प्लस आपको आउटपुट प्रतिरोध देना। फिर आपका इसका कंट्रोलिंग मेथड बताना है कि कंट्रोलिंग सिस्टम है कौन सा, वोल्टेज है या करंट है। फिर आपको बताना है ये सोर्स कौन सा होगा, वोल्टेज है या करंट का सोर्स का काम करेगा। तो ये 4-5 बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप लोग मुझे इसकी कमेंट करेंगे। अगला आपको दिया गया कौन सा प्रतिरोध का घटक है। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे जो प्रतिरोध है एलईडी नहीं होती, फोटोडायोड नहीं होता, एलडीआर है पूरा नाम। अगर आप लोग देखेंगे तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर रहेगा, जिसका मान प्रतिरोध का जो मान जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो लाइट पर डिपेंड करेगा। और जो आपका लक्स मीटर जो होता है, जो प्रदीप्ति का मापन करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें ये यूज़ किया जाता है। तो इसका जो सी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला है कि जब डायोड अगर बाइसिंग में होगा तो किसकी तरह काम करेगा। तो आपको पता है अगर बाइसिंग के अंदर क्या करेगा, ये काम करेगा, उस समय इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, लो होगा। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पे। इसके अलावा जब ये काम करेगा तो ऑन स्विच की तरह ये क्या करेगा, काम करेगा। तो बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला IC 555। तो देखो IC जो होती है ये ज़्यादातर आप लोग देखेंगे कि जो ऑसिलेटर्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, डी रहेगा। इसके अलावा IC कई प्रकार की आती है, 8 पिन आती है, 16 पिन आती है। तो उनके अंदर जो अलग अलग टर्मिनल जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा अपना। अगला है कि वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ करेंगे। तो ये आप लोग डायोड की वीडियो देखें तो आप लोगों ने देखा होगा कि आउटपुट वोल्टेज होती है उसको स्थिर रखने के लिए एक डायोड का यूज़ किया जाता है, और जिस डायोड का नाम क्या है, जेनर डायोड। और टनल डायोड को इसाकी डायोड भी कहा जाता है। वैरेक्टर डायोड जो होता है उसको आप लोग कैपेसिटेंस डायोड भी बोल सकते हो, वेरिएबल रिएक्टेंस डायोड भी बोल सकते हो। और स्कॉटकी जो होगा उसको हॉट बैरियर या हॉट कैरियर डायोड भी बोला जाता है। तो ये कई अलग अलग नाम मैंने आपको बताए उस वीडियो के अंदर, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। अगला देखिए क्वेश्चन, एक तो आपके पास संधारित्र है, एक आपके पास कुंडली है, दोनों समांतर में जुड़े हैं। तो ये जो सर्किट जो होता है उसको टैंक सर्किट भी बोलते हैं और ट्यून सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये आप लोग ऑसिलेटर जो होता है उसकी एक आवश्यक घटक होता है, यानी कि जो दोलन उत्पन्न करने का काम करता है इस तरीके से, वो यही सर्किट करेगा। और यहाँ ये ध्यान रखना दोनों आदर्श होने चाहिए, मतलब होते नहीं हैं लेकिन होने चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि टैंक सर्किट के अंदर क्या होना चाहिए, तो आदर्श रेजिस्टेंस आदर्श तो कुंडली होना चाहिए, और आदर्श ही क्या होना चाहिए, कैपेसिटर होना चाहिए। और ये जो सर्किट होगा इसका नाम अगर आप लोग आपसे पूछे तो ट्यून सर्किट होगा, या इसको आप लोग क्या बोलेंगे, टैंक सर्किट। अगला आपको पूछा गया कि प्रकाश द्वारा जो होता है
लाइट जो होती है वो ऑप्टिकल फाइबर में कैसे चलती है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये संकेत को भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब इसके ऊपर इस तरीके से टकराएगा, इस तरीके से चलता है, तो प्रकाश की हानि नहीं होती। इसका मतलब याद रखेंगे कि यहाँ से अगर आप लोग देखें तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर क्या करेगा, काम करेगा। और इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे, इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। और अपवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो जब वो मुड़ जाती है अपने माध्यम से तो उसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन। और पानी से जुड़ी जितनी भी घटनाएं जो होती हैं, जैसे छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, नींबू जो होता है वो फुला हुआ दिखाई देता है, तो ये सारा इसी पर डिपेंड करता है। परावर्तन का मतलब हो गया कि प्रकाश आया, टकरा कर ऐसे चला गया। और जो दर्पण जो होता है, अगर आप लोग सूर्य के सामने गिरेंगे तो उसका प्रकाश क्या होगा, रिफ्लेक्ट। इसमें अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है पीसीएम, जो उसका पूरा नाम पूछा गया है, तो ये मॉड्यूलेशन से संबंधित है। इसको बोला जाता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो पीसीएम का जो पूरा नाम ये रहेगा वो रहेगा पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है बूलियन अलजेब्रा जो है इसको a+b जो बार है इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पहली बात आप लोग ये याद रखेंगे कि ये जो सिंबल है ये नोर गेट का है, ये याद रखेंगे। दूसरी बात, इस a+b जो बार है इसको आप लोग किस तरीके से लिख सकते हो, ऐसे भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और ये मैंने आपको जो एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करवाई थी, आपको लॉजिक गेट बताए थे, तो उसके अंदर मैंने आपको ये बताया भी था कि इस सिंबल को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। और पूरा सॉल्यूशन में भी बताया था कि आप लोग इस व्यंजक से जो आउटपुट ले रहे हो और इस व्यंजक से जो आउटपुट लोगे वो दोनों सेम रहेगा। अगर इसी तरीके से अगर आपको दिया होता इस तरीके से, तो आप लोग उसको इस तरीके से लिख सकते थे। देखो यहाँ जो पूरी पर बार है, लेकिन यहाँ दोनों पर अलग अलग क्या रहेगी, बार रहेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में क्या करना है, चेंज करना है। तो इसका मैंने एक सिंपल मेथड आपको बताया भी था। तो आप लोग काम क्या करेंगे, 1 2 4 8 16। तो आप लोग यहाँ देखें जिसके नीचे 0 है उसको छोड़ देंगे, बाकी को काउंट करेंगे। तो ये 16 रहेगा और ये 4 20 और 3 23। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, 23 रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पैरिटी बिट चेकर जो होता है उसका यूज़ किस में किया जाता है, पैरिटी बिट जांच में किसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ आप लोग देखें तो पैरिटी जो चेकर जो होता है ये काम क्या करता है कि जो इनपुट जो होता है उसकी सिमिलरिटी को जांच करने के लिए किया जाता है कि वो दोनों सेम है या अलग अलग है। तो यहाँ अगर आप लोग देखेंगे इसके अंदर जो 2 गेट यूज़ किए जाते हैं, एक्स और क्या किया जाता है, एक्स नोर को किया जाता है। पहला आपको दिया गया एक बिट की त्रुटि का पता लगाने के लिए, और दूसरा ऑप्शन दिया गया एक बिट को सुधारने के लिए। फिर दिया गया एक बिट की त्रुटि का पता लगाने और उसको सुधारने के लिए, और 2 बिट की त्रुटि को सुधारने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को देता हूँ कि आप लोग इसका जो है वो एक वीडियो देखें मेरी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया भी था, जिसके अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैंने लॉजिक गेट बताए हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। और एक जो पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिया था इसकी जो मैं आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो 2 इनपुट जो होगा उसको जांच करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अब आप लोग 4 ऑप्शन से आप लोग यहाँ से मेरे को करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमने। अगला क्वेश्चन है मल्टीप्लेक्सर जो होता है 16:1 के लिए आवश्यक नियंत्रण लाइनों की संख्या क्या होगी। तो ये भी एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है। इस तरीके से कि इनपुट के अंदर इस तरीके से जितनी भी लाइनें होती है आपको आउटपुट देता है। तो ये इनपुट्स और ये आउटपुट, तो आउटपुट जो होगा वो 1 होगा और इनपुट कितने यहाँ पे 16 होगा। तो इसके लिए जो सिलेक्टेड जो लाइनें जो होती है वो आपसे पूछी गई। तो इसका जो फार्मूला जो होगा वो 2 की पावर x होगा, बराबर क्या रहेगा इनपुट, और 2 की पावर x है तो इसको भी 2 की पावर में लेकर क्या होगे, और अगर बेस सेम होगा तो घाते बराबर हो जाएगी इनकी। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4, और 2 की पावर 4 होगा वो 16 ही होगा। और इसी के अलावा ध्यान रखना जो डी मल्टीप्लेक्सर जो होता है उसका ये उल्टा होगा कि उसमें इनपुट 1 होगा लेकिन आउटपुट आप लोग क्या करोगे, 1 से ज़्यादा लेस करोगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कौन सा लॉजिक गेट होगा जिसमें इनपुट आउटपुट निम्न होगा यदि सभी इनपुट क्या उच्च हो। तो देखो और गेट और नैंड गेट, देखो पहले अपने इसके बारे में बात करेंगे। और जिसका आउटपुट निम्न हो सभी इनपुट, तो और गेट की सारणी देखें 0 0
फिर 0 रहेगी, 1 0 1 रहेगी, 0 1 1 रहेगी, 1 1 1 रहेगी। इसका मतलब यहाँ क्या दे रखा है, आउटपुट निम्न चाहिए लेकिन इनपुट क्या चाहिए, उच्च। तो इसको अगर मैं काम क्या करता हूँ, इसका नोर गेट बना देता हूँ, तो ये 1 तो होगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0 में चेंज हो जाएगा। तो गेट जिसका आउटपुट निम्न होगा यदि सभी इनपुट क्या उच्च हो, तो सभी इनपुट उच्च होने पर आउटपुट क्या होगा, निम्न होगा। तो इसका मतलब और गेट भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, नॉर गेट भी नहीं होगा। अब अपने बात करेंगे एंड गेट की, तो एंड गेट का रहेगा, ये रहेगा, इसका 0 आएगा, फिर 0 1 करेंगे तो ये 0 आएगा, 1 1 करेंगे तो 1 आएगा। अब इसका अगर अपने क्या करें, नेट गेट करेंगे तो इसका आगे इनपुट चेंज कर देंगे अपने। तो आपको पूछा गया कि ऐसा गेट जिसका आउटपुट निम्न होता है ये भी सभी इनपुट उच्च हो, तो सभी इनपुट देखो यहाँ पे दोनों उच्च है और आउटपुट इसका क्या है, लो है। तो इसका मतलब इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा नैंड गेट। अगला ये भी आपका पूछा गया है, ये भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है कि उत्तरोत्तर सन्निकटन तकनीक किसके लिए प्रयुक्त होती है। तो ये सुसेसिव अप्रोक्सीमेशन जो टेक्निक जो होती है, ये एनालॉग सिग्नल जो होता है उसको डिजिटल सिग्नल में चेंज करने के लिए यूज़ की जाती है। तो A to D होगा और इसका पूरा नाम अगर आप लोग देखेंगे तो एनालॉग टू डिजिटल होगा यहाँ पे। तो ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपकी जो IIT इंस्ट्रक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था इलेक्ट्रीशियन का, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था। अब आपको दिया गया कि 4 बिट काउंटर है, वो कितने नंबर तक की गणना कर सकता है, जैसे 1 2 3 ऐसे कितने गणना कर सकते हैं। तो 4 बिट अगर मैं लिखता हूँ और चारों बिटों को मैं हाई करता हूँ, तो इनको अगर आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। यानी कि अधिकतम कितने नंबर को काउंट कर सकते हैं, 15। और एक जो लास्ट वाली संख्या आपकी हो जाएगी 0, यानी कि टोटल यहाँ जो मैक्सिमम नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो 15 होगा, और टोटल अगर आपसे पूछा जाए तो 16 काउंट करेगा। क्योंकि देखो 0 से लेकर के 15 तक की संख्या को क्या करेगा, आपको काउंट करके देगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि CRO के अंदर जो y एक्स जो होता है वो क्या चीज़ प्रदर्शित करता है। तो CRO की जो स्क्रीन जो होती है इस तरीके से होती है, और इस तरीके से ये जो छोटे छोटे खांचे होती है, सेमी का एक खांचा होता है, कॉलम जो होगा एक आप लोग देखेंगे इस तरीके से ये नीचे भी आप लोग इस तरीके से बना सकते हो। तो जब आप लोग काम क्या करेंगे, वाई एक्स को देखेंगे, तो वाई एक्स का मतलब ये हो गया कि ये जो हाइट जो है ये वाई एक्स पर होगी ये। तो जब आप लोग इस CRO के जो है क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे, एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आपको जिसमें CRO के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो ये जो हाइट जो होगी, ये अपने वोल्टेज का मेजरमेंट करते उस समय को लिए लिया जाता है, यानी कि किसी भी तरंग के क्या करेगा, उसके आयाम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको आयाम कहा जाता है। तो यहाँ आपको आयाम नहीं दिया, यहाँ आपको दिया गया वोल्टेज। इसके अलावा ध्यान रखना कि जो एक्स एक्स होगा, जब आप लोग फ्रिक्वेंसी का मेजरमेंट करते हो तब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चक्रों की संख्या को काउंट करोगे, तब अगर यहाँ एक्स एक्स होता तो ये फ्रिक्वेंसी इसका राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 200 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए आवर्तकाल क्या होगा। फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ। फ्रिक्वेंसी आपको दिया गया, आपसे टी पूछा गया, तो टी बराबर जो होगा वो 1 में क्या रहेगा, अफ रहेगा। कुछ नहीं करना, एक को 200 से डिवाइड करना है और आप लोग कैलकुलेट करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखो सिंपल क्वेश्चन होते हैं फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है उसको मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो एक तो आप लोग याद रखेंगे रेखीय विस्थापन, और एक याद रखेंगे कोणीय। कोणीय विस्थापन का जो यूज़ किया जाता है वो RVDT होता है, रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। और लीनियर जो होता है, रेखीय विस्थापन को इंग्लिश में लीनियर कहा जाता है, LVDT यूज़ करेंगे, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ जो अति सूक्ष्म जो होगा इसके लिए आप लोग LVDT का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो LVDT जो होता है इसके अंदर ये ट्रांसड्यूसर होगा, जो काम क्या करेगा, यांत्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करेगा, चेंज करने का काम करता है। ये टॉपिक आप लोगों के लिए डिप्लोमा और बीटेक के वालों में मिलेगा, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ इस चीज़ के बारे में ना सोचें कि ये हमने कभी पढ़ा नहीं, बस आप लोग क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। अगला क्वेश्चन देखें कि कौन सा प्रतिरोध मापने के लिए उपयुक्त होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हीन ब्रिज जो होता है ये फ्रिक्वेंसी का मेजरमेंट करने के लिए करता है, इसके अलावा कैपेसिटेंस
मैक्सवेल ब्रिज होता है ये इंडक्टेंस, सीरिंग ब्रिज होता है कैपेसिटेंस, और ये किसके लिए रेजिस्टेंस। तो ये सारे आप लोग नोट याद रखें। दूसरी बात वेन ब्रिज के बारे में याद रखेंगे। वेन ब्रिज जो होगा ये फ्रिक्वेंसी के साथ साथ धारिता का मापन करेगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको दिखाया गया है कि जो गोल्डन जो कलर्स होता है उसके लिए जो टॉलरेंस होती है वो परसेंटेज के अंदर कितनी होगी। तो गोल्डन के लिए जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी, 5% होगी। और सिल्वर के लिए कितनी होगी, सिल्वर के लिए 10% होगी। अगर कोई भी कलर नहीं होगा तो 20% होगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि रंगीन टीवी है और उसके अंदर प्रतिरोध जो लगाया गया उसके अंदर पीला, जामुनी, नारंगी और चांदी कलर का है। तो आप लोग यहाँ से देखें बीबी रॉय के फार्मूले से याद रखेंगे। ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन होगा, फिर वेरी गुड वाइट और गौरी शंकर नायक। कैसे भी आप लोग अपने तरीके से सेट कर सकते हैं इसको। देखो पीला जो होगा आपको पता है कि 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 नंबर पर आएगा। और फिर आपको दिया गया जामुनी का वॉयलेंट होगा, और वॉयलेंट जो कलर होगा वो आपको यहाँ दिया गया है। ये 5 होगा, फिर ये 6 होगा और ये 7 होगा, तो 7 आएगा। फिर इंटू करेंगे। नारंगी को ऑरेंज दिया गया है तो ऑरेंज होगा ये 3 नंबर पर आएगा। और तीसरा बैंड जो होगा वो आपका गुणक का रिप्रेजेंट करेगा। और चांदी का मैंने अभी आपको बताया था प्लस माइनस क्या रहेगा 10। तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 47 किलो पर माइनस कितना रहेगा, 10 रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो असेंबलीज होती है उनको साफ करने के लिए किसका यूज़ करेंगे। तो देखो इनको उनके ऊपर धूल मिट्टी या जो भी चीज़ होती है उनको साफ करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो एल्कोहल होगा यहाँ पे। और एल्कोहल का यूज़ किया जाता है और उसका नाम यहाँ पूरा अगर आप लोग देखें तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल आपको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा। अगला है कि पावर ट्रांजिस्टर होता है, पावर ट्रांजिस्टरों के साथ उष्मा अभिगम द्वारा लगाया जाता है कि पावर ट्रांजिस्टर के अंदर जो हीट सिंक होती है वो किसके द्वारा फिक्स की जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या रहेगा। और ये 4 से 5 क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ अगली क्लास के अंदर आप लोग मुझे जो होंगे मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। दूसरी बात, आप लोग इनके बारे में आंसर जो होंगे वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो अगली वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको पूरा बताऊँगा। अगला देखें, आपको दे रखा है कि एक AWG, तो AWG का पूरा नाम याद रखेंगे, अमेरिकन वायर गेज होगा। और 22 के बदले अगर 18 का चयन किया जाता है तो उसका कारण है कि इसमें नहीं था। तो देखो जैसे जैसे आप लोग गेज कम करेंगे वैसे वैसे तार जो होगा वो मोटा होता जाएगा, और मोटा होगा तो उसकी करंट वहन क्षमता जो होगी वो क्या रहेगी, बढ़ जाएगी। तो पहला ऑप्शन अगर आप लोग देखें उच्च धारा वहन करने की क्षमता, ये थोड़ा सा गलत दे दिया यहाँ पे। अंग्रेजी में अगर आप लोग देखें तो वेट कम दे रखा है, फिर दे रखा है मोटाई कम होगी, प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और डी ऑप्शन दे रखा है करंट वहन क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो 18 AWG जो साइज जो है अमेरिकन वायर गेज का, इसका मोटाई ज़्यादा होगी 22 की तुलना में, और इस वजह से ये काम क्या करेगा, धारा वहन क्षमता इसकी जो होगी वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। अगला ESD का फुल नाम पूछा गया, और ESD जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस होती है उनको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन देखेंगे तो आपका ए ऑप्शन ही क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि सोल्डर जो होता है पीसीबी पर अगर आप किसी भी घटक को जोड़ रहे हो तो उसमें जो सोल्डर का यूज़ करोगे वो कौन सा कंपोजिशन होगा। तो सोल्डर हो गया या फ्यूज हो गया, इसके अंदर जो कंपोजिशन यूज़ किया जाता है वो लेड और टीन का किया जाता है। और दूसरी बात ध्यान रखना कि सोल्डर जो होता है उसके गलनांक को घटाने के लिए एंटीमनी का यूज़ किया जाता है, और बढ़ाने के लिए बिस्मिथ का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो पीसीबी जो होती है उसके ऊपर कॉनफॉर्मल कोटिंग क्यों की जाती है, यानी कि अनुरूपित लेपन। तो देखो ये एक ठीक है, एक पॉलीमर की बहुत ही नैनोमीटर की क्या होती है, एक नैनोमीटर मोटाई की क्या होती है कि एक परत होती है जो काम क्या करती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल्स होते हैं, लेमिनेशन टाइप सा होता है ये,
जो काम क्या करेगा, नमी और जो मॉइस्चर जो होगा, नमी जो होगा, उससे क्या करेगा, ये उन उपकरणों की क्या करेगा, सुरक्षा करने का काम करता है। और इसकी मोटाई अगर आपसे पूछा जाए तो ये नैनोमीटर के अंदर होती है। अगला आपसे पूछा गया है कि कौन सा सबसे हल्का कण है। तो देखो, सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन से भारी प्रोटॉन होगा, और प्रोटॉन से भारी न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन से भारी जो होगा वो नाभिक होगा, नाभिक से भारी परमाणु होगा, और परमाणु से भारी अगर आपसे पूछा जाए तो अणु होगा। तो यहाँ से आपका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, डी रहेगा। इलेक्ट्रॉन सबसे क्या होता है, हल्का कण होता है। अगर दे रखा है कि तांबे के तार का प्रतिरोध कम होगा यदि, देखो आपको रेजिस्टेंस कम करना है, फार्मूले को याद रखें। तांबे का ताप गुणा क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो लेंथ अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो इसका मतलब लेंथ के समानुपाती होगा। और टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होगा पॉजिटिव होगा, तो टेम्परेचर बढ़ने पर भी क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। और इंसुलेशन, ये ऑप्शन भी नहीं है। फिर डायामीटर, तो अगर आप लोग उसके डायामीटर को बढ़ाओगे तो तांबे का रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, यहाँ से करेक्ट रहेगा। तो डी व्यास दे दे, चाहे आपको त्रिज्या दे दे, चाहे उसका एरिया दे दे, तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा घटक है जो धारा के बदलाव का विरोध करेगा। तो देखो, यहाँ जो धारा के बदलाव का विरोध करेगा, और एक अपने पास होती है वोल्टेज, तो वोल्टेज का विरोध करता है वो तो कैपेसिटर होगा। और इसके अलावा जो करंट का जो विरोध करेगा वो कौन सा, इंडक्टेंस होगा। और इसका यह जो गुण होगा उसको इंडक्टेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डायोड में तीर की दिशा क्या सूचित करती है। तो आप लोगों के पास चार ऑप्शन है। पहला दे रखा है इलेक्ट्रॉन का जो बहाव होता है उसकी, फिर आपको दे रखा है कि जो होल जो होते हैं उसकी दिशा, फिर दे रखा है होल जिस दिशा में बह रहे हैं उसकी विपरीत दिशा को प्रदर्शित करने के लिए, या ईएमएफ जो जनरेट होता है उसके लिए। तो यहाँ आपको याद रखना है कि जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है, लेकिन होलों के डायरेक्शन में होगी। तो बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो फ्रिक्वेंसी रेंज एफएम रेडियो की जो फ्रिक्वेंसी रेंज आपसे पूछी गई है, तो कई बार आपने जो एफएम सुना भी होगा 92.5 इस तरीके से, या 98.5 ऐसे कुछ सुना होगा। तो इसकी जो रेंज होती है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, कि 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है कि जो ऐसी सर्किट जो होते हैं उसके अंदर कोर जो पटलित लोहा को सदा क्यों प्रयुक्त करेंगे। तो पटलित लोहा जो होता है, पटलित जो होता है उसको क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने उसको लेमिनेटेड किया है। तो किसको रूप बचाने के लिए, किससे कम करने के लिए, तो एडी करंट को कम करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि टीवी के लिए जो केबल प्रयोग की जाती है, कोएक्सियल केबल यूज़ की जाती है, उसकी इम्पीडेंस क्या होगा। तो इसका इम्पीडेंस होगा जैसे 75 हो गया, 50 हो गया, ठीक है, 60 ओम हो गया, तो इस रेंज के अंदर होता है। तो ये दो ऑप्शन नहीं होंगे, और बिल्कुल ये 10 ओम भी नहीं होगा। तो 75 80 इनके बीच की रेंज होती है, 50 60 70 80 के बीच में होती है। तो इसका ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो 75 ओम इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला आपको सारणी से आपको गेट का बताना है कि कौन सा गेट होगा। तो इसकी सारणी देख लेते हैं। तो ये आपको एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये पैरिटी चेकर गेट है सारणी से अगर आप लोग देखेंगे, क्योंकि दोनों इनपुट अगर आपके देखें तो सेम होने पर आपका आउटपुट हाई मिल रहा है। या तो एक्स और होगा या एक्स नोर होगा। तो इसका देख लेते हैं कौन सा दिया गया। तो एक्स और या एक्स नोर। तो अब मैं आपको एक्स नोर या एक्स और में जांच करके बताता हूँ। एक्स और का जो सिंबल जो होता है वो इस तरीके से होता है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ए बी बार प्लस ए बार बी। पहला ऑप्शन उठाओ आप लोग तो 0 होगा, और ये बी बार है तो 0 को 1 में चेंज कर देगा। इसके अलावा ए बार है तो ये 1 हो जाएगा, और ये 0, तो ये 0 + 0 = 0। इसका मतलब ये एक्स और जो है वो नहीं होगा। एक्स नोर को चेक कर लेते हैं। एक्स नोर ही गेट होगा। एक्स नोर का जो होगा वो इस तरीके से होगा। तो ये 0 इसमें 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 हो जाएगा, और ये 0 0 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो ये 1 आएगा, फिर इसको हल करेंगे 0, और लास्ट में हल करेंगे तो 1। तो इसका मतलब आपका ये जो गेट होगा ये एक्स नोर गेट है। और पैरिटी चेकर इसलिए मैंने आइडिया लगाया है। आइडिया क्या लगाया है आपको पता होना चाहिए कि दोनों इनपुट सेम होने पर आपका आउटपुट जो दे रहा है वो एक समान दे रहा है। हाई दे रहा है या लो दे रहा है। तो हाई दे रहा है तो ये आपका एक्स नोर गेट होगा।
अगला क्वेश्चन आपको दिया गया ये कंप्यूटर का है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होगी। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ऐसी मेमोरी जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि जो डाटा जो होगा कि कंप्यूटर के अंदर सप्लाई पर डिपेंड नहीं करेगा, जिसके अंदर आप लोग परमानेंट डाटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो ये होती है आपकी रोम, और ये रोम के भी कई प्रकार होंगे। ई प्रोम है ये, इलेक्ट्रिकली इरेजेबली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। इसके अलावा कैच मेमोरी होती है, रैम होती है, डायनामिक रैम होती है जिसको डी रैम इसमें कहा गया है, स्टैटिक रैम भी होती है। लेकिन रैम वोल्टाइल मेमोरी होती है जिसके अंदर डाटा अगर लाइट चली जाती है तो डाटा उसके अंदर जो सेव अगर आप लोग नहीं करते हो तो हाथों हाथ क्या होता है, चला जाता है। अगला आपको दिया गया है थर्मोकपल जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो थर्मोकपल जो होगा ये सीबेक के सिद्धांत पर काम करता है, और सीबेक का सिद्धांत ये कहता है कि जब आप लोग काम क्या करते हो, अलग अलग जंक्शन को क्या करते हो, गर्म करते हो, तो उन दोनों जंक्शन में तापांतर उत्पन्न होगा, तो उस वजह से वो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। इसके अलावा जो पेल्टियर इफेक्ट होगा ये सीबेक के प्रभाव का उल्टा है। पेल्टियर प्रभाव अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, तो पेल्टियर प्रभाव ये कहता है कि जब आप लोग धारा प्रवाह करेंगे दो अलग अलग जंक्शन में, तो एक जंक्शन गर्म होगी और एक जंक्शन क्या होगी, ठंडी होगी। तो इसका जस्ट उल्टा रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सीबेक इसका राइट आंसर रहेगा। अभी आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, आपको दे रखा है कि एडवांटेज बताना है ऑप्टिकल फाइबर का कोएक्सियल केबल की तुलना में। तो देखो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो जो होगा वो केबल की तुलना में क्या होगा, हल्का होता है। और ये मैंने आपको बताया था कि जो लाइटिंग जो संकेत होता है उसको भेजने के लिए इसका ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करेंगे, और इसके अलावा जो कोएक्सियल केबल जो होती है इसका भी यूज़ किया जाता है। तो आप लोग यहाँ से देखें, इजी हैंडलिंग, लेस वेट, लॉस वेट, लो लॉस, तो यहाँ इसका वेट जो होगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा ऑप्टिकल फाइबर का। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी के बीच में विभवांतर बताना आपको। तो सबसे पहले आप लोग इन दोनों बैटरियों को देखें, ये दोनों एक ही तरीके से जुड़ी है और दोनों क्या है, समांतर में। तो इन दोनों का जो अगर आप लोग देखें तो इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो, और इस तरीके से बन सकता है। ये 10 वोल्ट हो गया, ये भी 10 हो गया, ये कितना हो गया, 6। अगर आप लोग देखें इन दोनों का कितना आएगा, 20 आएगा, और ये माइनस अगर आप लोग 6 करेंगे तो कितना आएगा, 14। क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों का ये समांतर में, तो ये टोटल 6 वोल्ट रहेगी, और ये उल्टी जुड़ी है, इसके नेगेटिव के साथ इन दोनों का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा है। तो 14 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला आपको दिखाया गया है, तो ये सारे डायोड आपके विपरीत जोड़े गए हैं। तो आप लोग देखें यहाँ पे कि इसकी स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखें तो इसको किस तरीके से जोड़ा गया है। ये ऐसी इनपुट सप्लाई है, और ये डायोड देखें आप लोग, तो अगर ब्रिज रेक्टिफायर होगा तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, अगर ब्रिज रेक्टिफायर होता तो इसका डायग्राम इस तरीके से होता है। यहाँ आप लोग क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं, और यहाँ क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो इसके ये जो पॉइंट है जहाँ से आपने आउटपुट लिए, ये जो पॉइंट है यहाँ इनके दोनों एनोड कैथोड जुड़े हैं और इन दोनों के एनोड जुड़े हैं। तो इसका मतलब इस समय ये जो होगा, ये आपको जो आउटपुट देगा वो किसकी तरह देगा। तो इस समय अगर आप लोग देखेंगे तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, तो ये डायोड क्या करेगा, काम करेगा, ये ऑफ रहेगा। और इसी तरीके से जब ये नेगेटिव डायरेक्शन होगी तो यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अगर आप लोग देखें तो आपको जो आउटपुट जो मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा। तो आप लोग देखें कि जब इसका, अभी मैंने आपको बताया था कि जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये दोनों डायोड काम करेंगे। ठीक है, और ठीक है, दोनों डायोड क्या रहेंगे, ऑन रहेंगे। और जब इसका नेगेटिव साइकिल आएगा तो यहाँ इसका क्या होगा, ये नेगेटिव होगा और यहाँ क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इस समय ये दोनों डायोड क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे। तो ये आपका हाफ वेव्स होगा, उसकी तरह ये क्या करेगा, काम करेगा। अगला आपको बताना है, डायग्राम देख के बताना है कि कौन सी युक्ति अगर बाइसिंग में है। और ये जो आपको दिया गया है कि अगर और उत्क्रम वाइस वाली या विलक्षण वाली युक्ति को पहचानना है। तो ये ऐसा जो सिंबल जो होता है आपको पता होना चाहिए कि जब आपको मैंने बताया था कि जनरल डायोड जो होगा इसके अंदर इस तरीके से, क्योंकि जनरल डायोड जब रिवर्स बायस में होता है तो एक निश्चित वोल्टेज पर क्या होगा, धारा का मान अचानक बढ़ता है। तो यहाँ आप लोग देखेंगे तो ये जो इसका जो सिंबल बनेगा,
तो ये जो इसका अगर आप लोग देखेंगे कि ये जो इतना इतना पार्ट है, अगर आप लोगों को जो मैंने आपको डायग्राम बताया था अभी कि इस तरीके से बनता है उसका डायोड का, और यहाँ लेकिन इसकी डायरेक्शन अगर आप लोग देखें तो ये डायरेक्शन इस तरीके से दी गई है। तो ये जो डायग्राम है ये आपका SCR को होगा, ये जो इतना इतना ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये आपका होल्डिंग करंट को बताता है। जो मैंने बताया था कि जो जब डायोड को आप लोग ऑफ करना चाहते हो तो जिस न्यूनतम करंट पर वो ऑन रहता है और जिससे ज़्यादा जिससे कम करंट पर वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, वो SCR की होल्डिंग करंट होगी। तो ये जो भाग जो है ये आपका SCR के लिए जो फॉरवर्ड और उसके रिवर्स के बारे में बताया गया आपको। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपको फिल्टर बताना है। तो अगर आप लोग देखें यहाँ इंडक्टर आपने क्या जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया। अगर आप लोग देखेंगे कि यहाँ इसके अंदर ये रेक्टिफायर सर्किट नहीं दिया गया, तो ये रेक्टिफायर सर्किट आप लोग यहाँ से देखें, ये रेक्टिफायर सर्किट होगा। तो आपको पता है कि चौक लगाइए, तो चौक काम क्या करती है, DC को क्या करेगी, पास करेगी, और DC की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, लो होती है, यानी कि 0 हर्ट्ज होगी। तो लो होगी तो ये लो पास फिल्टर होगा। अगर यहाँ अगर अपने देखें, अगर समांतर क्रम के अंदर संधारित्र होता तो भी ये लो पास फिल्टर होता। लेकिन अगर आपके पास सीरीज के अंदर क्या जोड़ दिया, मैंने कैपेसिटर जोड़ दिया या मैंने समांतर क्रम के अंदर चौक जोड़ दिया, तो ये चौक का हम क्या करेगी, DC को क्या करेगी, अपने अंदर करंट को आने देगी और आउटपुट जो मिलेगा वो AC के घटक मिलेंगे। तब इस समय इसको क्या कहा जाता है, हाई पास फिल्टर कहा जाता है। और यहाँ भी अगर आप लोग देखेंगे ये जो संधारित्र जो है, अगर मैं इसको सीरीज में जोड़ूंगा तो ये केवल AC के घटकों को क्या करेगा, पास करेगा। तो इस समय ये यहाँ जो ये होगा ये हाई पास क्या होगा, फिल्टर होगा। तो ये टोटल 60 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए उसके बारे में ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगली जो अपनी क्लास रहेगी जिसके अंदर मैं आपको इन क्वेश्चनों के आंसर बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।